कक्षा 10 हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 2 साना साना हाथ जोड़ी। हेलो एवरीवन, आज हम कृतिका का पाठ 2 करेंगे, साना साना हाथ जोड़ी। तो ये जो लेसन है बच्चों आपकी बुक का, ये मधु कांकरिया का है, जो इसकी लेखिका है। इन्होंने अपने इसमें यात्रा वृतांत बताया है, मतलब वो जहाँ पर घूमने गई थी उसका यहाँ पर उन्होंने पूरा वृतांत दिया है। तो लेट्स सी। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनत कश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। और वह रहस्य में सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी, कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था। और थी अतिन्दिर्यता में डूबी रोशनी की वो जादुई झालर। तो ये जो पाठ है वो मधु कांकरिया ने लिखा है, जिसमें उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में लिखा है, जिसमें लेखिका ने सिक्किम की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है, जो शहरों की भागम भाग जो जिंदगी होती है उससे कई दूर है। लेखिका जो है वो गंगटोक को एक मेहनती बादशाहों का शहर बताती है, मतलब मेहनत करने वाले लोग हैं वहां पे, क्योंकि वहां के सभी लोग बहुत मतलब ज्यादा काम करते हैं। वहां तारों से भरे आसमान में लेखिका को सम्मोहन महसूस होता है, जिसमें वो खो जाती हैं। वो कहती हैं कि मैं और मेरी चेतना जो है, मेरे आसपास जो भी कुछ है, मेरे अंदर बाहर जो भी कुछ है, वो सब सिर्फ शून्य हो गया था। वो कहती है कि उस शहर का अगर कुछ मतलब सब कुछ सुंदर है उस शहर का, चाहे सुबह हो, शाम हो, चाहे रात हो। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा। उजास यानी रोशनी या प्रकाश। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना। हम हामनो जीवन तिमनो कौसेली। इसका अर्थ ये है कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। वो कहती हैं कि मैंने एक नेपाली युवती से, मतलब एक नेपाली युवती ने मुझे एक प्रार्थना बताई थी उनके वहां की, कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। वो उसको सीख जाती हैं और गाती हैं। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। अब कंचनजंगा क्या है? कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है, जो कि सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर है। तो वो यही देखने के लिए उनको जाना होता है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। कंचनजंगा न दिखनी थी, न दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। रकम रकम यानी कि तरह तरह के जो फूल थे, रंग बिरंगे फूल थे, वहां पर वो आ गई थी उस बाग में। बहरहाल गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। अब गंगटोक से कितने किलोमीटर की? 149 किलोमीटर की दूरी पर क्या था? युमथांग। युमथांग यानी घाटियां, ठीक है। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियों और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था। क्या वहां बर्फ मिलेगी? मैंने बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ। चलिए तो। अब होता क्या है कि नेक्स्ट डे जब उसको निकलना होता है तो मौसम साफ नहीं होने की वजह से जो लेखिका होती है वो कंचनजंगा की चोटी को नहीं देख पाती, लेकिन वो ढेरों खिले फूल देखकर खुश हो जाती हैं। वही वो उसी दिन गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी यमथांग देखने अपने जो भी उनके साथ आए हुए थे
है ना। और जो गाइड था जितेन नार्गे के साथ वो रवाना हो जाती है। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने की एक जगह दिखाई दी। एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं, किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया, जो उसका गाइड था उसने बताया कि यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वो रंगीन होती है। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नजर उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा एक ऐसी ही तस्वीर देखी थी। गंगटोक से युमथांग को निकलते ही लेखिका को एक कतार में लगी, मतलब एक लाइन में लगी हुई सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं दिखाई देती हैं, जो ध्वज की तरह फहरा रही थी। शांति अहिंसा का प्रतीक थी एक तरीके से। उन पताकाओं पर क्या लिखे हुए थे? मंत्र लिखे हुए थे। लेखिका के जो गाइड थे उन्हें मतलब सारे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, बता रहे थे कि जब किसी भी बौद्ध बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो इन पताकाओं को उन पे मतलब एक तरीके से चढ़ा दिया जाता है, शांति के लिए। शहर से दूर किसी भी मतलब एक जो पवित्र स्थान होता है तो वहां पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। लेकिन वो कहते हैं कि इनको ना उतारा नहीं जाता, तोड़ते नहीं है, खुद ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार नए शुभ कार्य की शुरुआत में भी जो रंगीन है, रंगीन पताकाएं हैं, उन्हें फहरा दिया जाता है। पताका, जो यहाँ पे बात हो रही है, पताका यानी कि झंडा होता है वो। अब जब ये सारी बातें नार्गे यानी जो उनका गाइड था बता रहा था, तब जो लेखिका है उनकी नजर उनकी जीप में रखी हुई दलाई लामा की तस्वीर पर नजर टिकी रहती है। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कविलोंग स्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। अब यहाँ पे वो बताता है, जो उनका जो जितेन होता है वो बताता है कि यहाँ पे जो गाइड फिल्म थी पुरानी, उसकी यहाँ पे शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीज के बमसन ने लेप्चाओ के शोमन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेप्चा और भूटिया सिक्किम इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता की शुरुआती स्थल। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। ये क्या? नार्गे कहने लगा, मैडम ये धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी। अब यहाँ पे उनका गाइड बताता है कि जो तिब्बत के चीज के ममसन, इन्होंने लेप्चाओ के शौमन से कुंज तेग के साथ एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, है ना। तो यहाँ पर एक पत्थर, यहाँ पर क्या बना दिया? स्मारक, एक मतलब यादगार के रूप में, जैसे कोई मूर्त बना देते हैं इस तरीके से वहां पे वो पत्थर को स्मारक के रूप में बना दिया था। अब ये था क्या? ये था लेप्चा और भूटिया सिक्किम की, ये दोनों स्थानीय जातियां हैं, इनके बीच क्या हुआ था, मतलब झगड़े चले थे। तो उसके बाद क्या हुआ था कि शांति का एक कॉन्वर्सेशन हुआ था, एक वार्ता हुई थी। तो मतलब राजीनामे के तौर पे, तो वो एक शुरुआती स्थल था वहां पे। तो उन्हीं रास्तों पर वो कहती हैं कि मैंने एक क्या देखी, कुटिया देखी, जहां पर उन्हें एक चक्र घूमता हुआ दिखाई दिया। तो उन्होंने अपने गाइड से पूछा कि ये क्या है, तो गाइड बताता है कि मैडम ये एक प्रेयर व्हील है, यानी एक धर्म चक्र है, इसको जो भी घुमाता है उसके पाप धुल जाते हैं। तो वो यही बताते हैं कि मैदान हो चाहे पहाड़ हो, जितने भी वैज्ञानिक प्रगति हुई है ना हमारे देश में, उसके बावजूद भी इस देश की जो आत्मा है ना वो एक जैसी है। लोगों की जो आस्थाएं है, विश्वास है, फिर चाहे वो अंधविश्वास ही क्यों ना हो, पाप पुण्य हो, उनकी जो कल्पनाएं है, इमेजिनेशन है, धारणा है, वो एक जैसी है। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग, बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते
चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियों और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं बल्कि अपने विराट रूप और वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों यात्रियों और तीर्थटानियों का काम्य हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। अब वो जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ रहे थे, है ना, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे थे, जितने भी नीचे मतलब शहर की तरफ जितने भी बाजार थे, लोग थे, बस्तियां थी, वो सब छोटे होने लग गए थे, है ना, पीछे छूटते जा रहे थे। और चलते चलते स्वेटर बुनती हुई, जैसे वो लेखिका है वो बताती है कि स्वेटर बुनती हुई नेपाली युवतियां जो हैं, और पीठ पर जो भी सामान ढोते हैं भारी भरकम नेपाली जो होते हैं, वो सब ओझल होते जा रहे थे। और नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। और हिमालय जो था वो अब क्या हो रहा था कि वो ऊपर की तरफ जा रहे थे, तो हिमालय अपना बड़ा दिखता जा रहा था धीरे धीरे। मतलब जो घाटियां थी, घाटियों में देखने पर सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था, और उन्हें हिमालय जो था वो पल पल परिवर्तित होता महसूस हो रहा था। मतलब वो बड़ा लगने लग रहा था उनको। और देखते देखते रास्ते वीरान संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी, वादियां चौड़ी होने लगी, बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। मतलब जैसे कि बच्चों आपको पता होगा कि पहाड़ों का और पहाड़ों तक जाने का जो रास्ता होता है वो सीधा सीधा तो होता नहीं है ना, टेढ़ा मेढ़ा संकरा यानी ऊंचा लंबा। और मतलब जहाँ पर मुश्किल से निकला जाए, संकरा का मीनिंग ये है ना, घुमावदार रास्ते जो होते हैं, इस तरीके से वो निकलते जा रहे थे। उन्हें रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। मतलब एक करिश्मा था, एक मतलब इतने सारे फूलों को देखना इतनी खुशी सी होती है ना, तो उन्हें करिश्मा बता रही थी। वादियां जो थी चौड़ी होने लग गई थी। तो इस तरीके से वो जो कच्चे पक्के रास्ते थे उनसे गुजरते हुए जा रहे थे, जैसे किसी गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हो। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर ये प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। अब उनको इतना ज्यादा मजा आ रहा था उस अपनी जर्नी को मतलब एंजॉय करने में, कि वो लोग ये गाना गा रहे थे कि सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। पर मैं मौन थी, वो कहती है कि लेकिन मैं चुप थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल निकाल कर मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जल प्रतापों को। मतलब वो ये कहती हैं कि बाकी सब तो एंजॉय कर रहे थे, खूब गाना वाना गा रहे थे, लेकिन मैं किसी ऋषि मुनि की तरह एकदम शांत थी, एकदम चुप थी, क्योंकि मैं उस दृश्य को ना अपने मन में खूब अच्छे से बसा लेना चाहती थी। वो कहती हैं कि मैंने जीप की खिड़की से अपना सर बाहर निकाला, और निकाल करके मैंने कभी तो आसमान को छूते पर्वत के शिखर देख रही थी, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह जो झरने गिर रहे थे ना, जल प्रताप, उनको देख रही थी। तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इटला इटलाकर बहती चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को, मतलब जो नीचे नदियां बह रही थी उनको देख रही थी। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तिस्ता नदी। वो कहती हैं कि सिलीगुड़ी से उनका जो सिलीगुड़ी से जब वो चले थे, तो सिलीगुड़ी से ही वो तिस्ता नदी उनके साथ साथ चल रही थी। पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। मेरे नगपति मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाही कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना, इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। मतलब वो कहती हैं कि सेवन सिस्टर वाटरफॉल पर, जहाँ पर वो झरना बह रहा था सेवन सिस्टर्स का,
सेवन सिस्टर वाटरफॉल, तो वो जीप वहां पे रुकती है। सभी लोग वहां की सुंदरता को अपने कैमरे में कैद करने लग जाते हैं। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्यमय हो उठा, सत्य सौंदर्य को छूने लगा। वो कहती हैं कि इस आदिम युग की, मतलब किसी आदिम युग की एक जो शापित, अभिशप्त यानी शापित राजकुमारी की तरह में जो नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थर हैं उन पर जाकर बैठ गई और झरने का जो एक संगीत होता है ना, एक जो आवाज होती है उसको बहुत ध्यान से सुनने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने उस जलधारा में अपना पैर डुबोया तो मैं पैर डुबोने के साथ साथ मैं मतलब अंदर तक मैं भीग गई, मतलब बहुत ज्यादा वो खुश हो गई थी। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना। उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहद यानी काल की सीमा से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा। आगे इससे भी सुंदर नजारे मिलेंगे। अब यहाँ पे वो ये बताती है लेखिका कि झरने का जो पानी है उस पानी में लेखिका को ऐसा लग रहा था जैसे वो उनके अंदर की सारी जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी दुष्टता है उसको बहा कर ले जा रहा हो। लेकिन मतलब मन कर रहा था कि वो वहीं पर ही ठहर जाए, लेकिन जो जितेन था उनका जो गाइड था वो कह रहा था कि रास्ते में प्राकृतिक दृश्य जो है वो मतलब और आगे बहुत दिखेंगे। अनमनी सी मैं उठी, थोड़ी देर बाद ही फिर वही नजारे आंखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए तो कहीं पलिस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छूमंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादलमय। अब क्या हो गया था कि रास्ते में प्राकृतिक दृश्य जो थे वो पल पल अपना रंग ऐसे बदल रहे थे जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाकर सब कुछ बदल रहा हो। मतलब जो मौसम था वो चेंज होता जा रहा था, कभी बादल छा जा रहे थे, है ना, तो कभी कुछ हो रहा था कभी कुछ। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादू की छड़ी घुमा के पूरा जो दृश्य है, पूरा जो वातावरण है उसको बदल रहा हो पल पल में। चित्र लिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसी मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्य का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। वो कहती हैं कि ऐसा लग रहा था कि जो प्रकृति है वो मुझे सयानी मतलब समझदार एक तरीके से बनाने के लिए जीवन के जो रहस्य हैं उसको दिखा रहा हो। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब वहां पहाड़ नहीं दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे, और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई। सब ओर जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। नजरों के छोर तक खूबसूरती खूबसूरती अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों, वादियों के दुर्लभ नजारे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। फिर वो कहती हैं कि धीरे धीरे जो धुंध छा गई थी, जो धुंध की चादर थी वो धीरे धीरे हटने लगी थी। वहां पर पहाड़ नहीं दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे। थोड़ी देर बाद ही वो छाया पहाड़ क्या हो गए थे, एक श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने आए। जीप वहां पर थोड़ी देर के लिए रुकी थी। कहाँ पर? तो वहां मतलब थिंक ग्रीन के वहां पे उनकी लिखा हुआ कुछ था, तो वहां पे उनकी वो जो कार थी, जीप थी, वो रुकी थी, और उन्होंने गर्दन घुमाई और सब, और उन्होंने देखा जैसे कि एक तरीके से पूरी जन्नत बिखरी है। मतलब इतना खूबसूरत वो वादियां थी, इतना खूबसूरत वो मौसम था। आश्चर्य पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाह मान झरने, नीचे वेग से बहती तिस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल, सब अपनी अपनी लय तान और प्रवाह में बहते हुए चैरवेती चैरवेती, और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता सारा वजूद। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। वो बताती हैं कि उनकी जो गाड़ी थी, जो जीप थी, वो थिंक ग्रीन लिखे शब्दों के पास रुकी। वहां सब कुछ जो था वो एक साथ सामने था।
लगातार बहते झरने थे, नीचे पूरे वेग से बहती हुई तिस्ता नदी थी, सामने धुंध थी, ऊपर आसमान में बादल थे, धीरे धीरे हवा चल रही थी जो आसपास के वातावरण में खिले फूलों की हंसी चारों ओर बिखेर रही थी। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी, आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। वह सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी, साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया, वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। दरअसल मंत्र मुक्त सी मैं तंदिंग अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पांव पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हो। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी, गूथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंधी डोको डोको यानी बड़ी सी टोकरी। मैं उनके बच्चे भी बंधे मैं उनके बच्चे भी बंधे हुए थे, कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। वो कह रही थी कि जो इतना सौंदर्य, इतनी खूबसूरती उन्होंने इस वातावरण में देखी, इतनी शांति देखी कि मतलब उनको ऐसा लगा कि वो सच में ईश्वर के बिल्कुल निकट है। और जो उन्होंने सुबह प्रार्थना सीखी थी, साना साना हाथ जोड़ी, वो उनके फिर से होठों पर आ रही थी, मतलब फिर से वो गुनगुना रही थी। तो वो कहती है लेकिन पल भर में मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया जो कि ये बिल्कुल ही एकदम टूट के बिखर गया, टहनी की तरह, सूखी टहनी की तरह। फिर वो कहती है कि जैसे पाँव में घुंघरू बंधे होते हैं, है ना, किसी नृत्यांगना के, तो वो जैसे टूट के बिखर गए हो। वो क्या देखती हैं कि उस सौंदर्य से हट के एक पहाड़, मतलब पहाड़ी जो औरतें होती हैं वो पत्थरों पर बैठी हुई क्या तोड़ रही हैं, पत्थर तोड़ रही हैं। मतलब उनकी जो काया है, जो शरीर है, जो इतना कोमल है ना, उनके हाथों में क्या है, कुदाल और हथौड़े हैं। कईयों की पीठ पे बड़ी बड़ी टोकरियां बंधी हुई हैं जिनमें उनके बच्चे भी बंधे हुए थे, और कुदाल को भरपूर, मतलब इतनी ताकत से वो जमीन पर मार रही थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों, झंडों के बीच भूख मौत, दैन्य और जिंदा रहने की ये जंग, मातृता व श्रम साधना साथ साथ। वहीं पर खड़े BRO यानी बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से पूछा मैंने, ये क्या हो रहा है। उसने चौलबाजी के अंदाज में बताया कि जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रहे हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही है। तो इतने सुंदर वातावरण में, फूलों वादियों में, इनके बीच भूख से जो लोग बेहाल है, जिनकी मौत है, दैन है, मतलब दीनता में रह रहे हैं, है ना, जिंदा रहने के लिए उस इलाके में जंग कर रहे हैं, अपने बच्चों को कुछ औरतें पालने के लिए श्रम कर रही हैं, वहीं पर ही वो जब देखती हैं तो उनका मन थोड़ा खट्टा हो जाता है। वो कहती है कि वहां पर BRO यानी बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी खड़े थे, तो मैंने उनसे पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। तो उसने बड़े चुअलबाजी वाले अंदाज में बताया कि जिन रास्तों से गुजर के आप हिम शिखरों, मतलब पहाड़ों पर जाना चाह रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये चौड़ा बना रही है। बड़ा खतरनाक कार्य होगा ये, मेरे मुंह से अकस्मात निकला। वह संजीदा हो गया, कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता था, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता, फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है, जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। और तभी मुझे ध्यान आया, इन रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। मतलब आप ताज्जुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुटलाया है। मतलब जिस ऑफिसर से वो बात करती हैं, वहाँ के जो कर्मचारी हैं, तो वो बताते हैं कि जो रास्ता बनाने का जो पूरा प्रोसेस है ना, वो कितना कठिन होता है पहाड़ों पर, जिससे लोगों की जानें तक चली जाती है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था। वो मतलब याद करती है इस बात को सोच के कि मतलब जब वो कभी पहले जंगलों में गई थी, पलामू और गुमला नाम के जंगलों में गई थी, तो उन्होंने ऐसे ही कुछ देखा होगा हादसा, पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में
वन वन डोलती आदिवासी युवतियां, उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाठे, मतलब जब हम मतलब कुछ तोड़ते हैं, जैसे हथौड़ी हो गई, कुल्हाड़ी हो गई, तो हमारे हाथ में ना गांठें सी बन जाती है, उन्हें ठाठे कहा है। एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगी की कहानी हर जगह एक सी है, कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। तो ये सारी जो चीजें हैं उनको सोच लेखिका को एक ही चीज याद आती है कि आम जिंदगियों की जो कहानी है ना, वो हर जगह देश के किसी भी कोने में चली जाओ वो एक जैसी ही है। जो मलाई है वो एक तरफ है, लेकिन लोगों की जो आंसू है, जो अभाव है, जो यातना है, वो सब एक तरफ है। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहां तक आ गए थे। मुझे एक गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये वेस्टेड रिपेइंग है, कितना भी कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। मन ही मन सोचा मैंने। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा विश्रम सुंदरिया किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडर ताजमहल बन गया था। तो वो कहती है कि ये जो देश की आम जनता, जो देश की आम जनता ही नहीं है, जीवन के प्रति एक क्या है, एक बैलेंस है। ठीक है, मतलब कि ये जो औरतें हैं, जो स्त्रियां हैं, जो युवतियां हैं, वो इतना काम लेकर ये समाज को इतना ज्यादा लौटा देती हैं। मन ही मन वो सोचने लगती हैं। फिर जीप उनके मुड़ने लगती है, तो वो बाहर देखती हैं कि ये जो श्रम सुंदरियां हैं जो काम कर रही थी वहां पर, वो किसी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ती है। तो ऐसा लगता है कि मानो कि वो जो खंडर है ना, वो ताजमहल बन गया हो। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था, अब हम मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा, 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया कि हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या स्कूली बस नहीं, जो लेखिका होती है वो पूछती है। मणि की पूछने पर जितेन हंस पड़ा, मैडम ये मैदानी नहीं, पहाड़ी इलाका है। मैदानी की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना और बीरा नहीं मिलेगा, यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है, दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं है, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माओ के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे। तो जो गाइड है वो ने यही बताता है कि जो एक ही स्कूल है, सबसे पहली बात तो, और दूसरा ये वो कहता है कि पहाड़ी रास्ते हैं, ये मैदानी नहीं, यहाँ कोई बस वस ऐसे नहीं चलती है जो बच्चों को स्कूल छोड़े और वापस लेकर के आए। ये 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं। ठीक है, और इनका जो जीवन है वो कठोर है। पढ़ने के बाद जो बच्चे हैं ये मतलब जैसे स्कूल जाते हैं और पढ़ते ही नहीं है, यहाँ पर वो और भी काम करते हैं, मतलब अपनी माओ के साथ मवेशियों, जो जानवर है उनको भी चराते हैं, पानी भी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों को काट कर मतलब उनको ढोक कर भी लाते हैं। वो कहता है कि खुद मैंने भी ये सब करा है जब मैं पहले पढ़ता था। खतरा धीरे धीरे बढ़ने लगा था, रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नाप कर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है कि जरा भी संतुलन ना बिगड़े। इंच पर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी की, वियर मैन ईटर अराउंड। पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक, पहाड़ों पर गिरते बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। अब वो कहते हैं कि जो पहाड़ी रास्ते होते हैं वो कैसे होते हैं, और भी ज्यादा टेढ़े होते जा रहे थे, जो रास्ता था ना वो काफी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। लेकिन जो चेतावनियां हैं वो जगह जगह लिखी हुई बोर्ड्स पर दिखाई दे रही थी।
फिर वहीं उन्हें रास्ते में पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले जो याक होते हैं बालों वाले, वो दिखाई दिए। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने, यानी एक सिक्किमी परिधान, एक कपड़ा होता है, ये चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा एक युवती के चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्र मुग्ध सी मैं चीख पड़ी थी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर पहाड़ लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चिंत सो रही थी। लेखिका यहाँ पे बताती है कि शाम के टाइम में जो जीप है वो चाय के बागानों से गुजर रही थी। बागानों में कुछ युवतियां सिक्किमी परिधान पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। चारों तरफ इंद्रधनुषी रंग छटा बिखेर रही थी। युमथांग पहुंचने से पहले वो लोग लायुंग रुके और लायुंग में लकड़ी से बने छोटे छोटे घर थे। जो लायुंग है बच्चों, वो एक तरीके से मतलब बस्ती है वहां की, ठीक है, जिसको बहुत ही ज्यादा मतलब छोटी सी बस्ती है, बहुत शांत बस्ती उसे बताया है। उसी लायुंग में हम ठहरे थे, तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तिस्ता में मिल रहा था। मतलब कह रही है कि ऊपर से जो झरना बह रहा था वो तिस्ता नदी में जाके मिल रहा था। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे, गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। अब जो बादल थे वो आसमान में छाए हुए थे। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों सी घुंघरुओं की रुनझुनाहट सी आंखें अनायास भर आई। ज्ञान का नन्हा सा बोधि सत्व जैसे भीतर उगने लगा। वही सुख शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे पशु आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं दर्शन बन गया था। मतलब वो यहाँ पे सौंदर्य से इतनी ज्यादा मतलब मुग्ध हो गई थी देख करके वातावरण को, इस खूबसूरती को, कि मतलब वो ये कह रही थी कि मतलब जो भी सुकून है ना वो बस यही है। पेड़ पौधे पशु आदमी सब अपनी अपनी लय ताल गति में ही थे वहां पे। इतनी ज्यादा शांति थी वहां पर। वो कहती है कि हमारी पीढ़ी जो है उसने प्रकृति की इस लय ताल को मतलब इतना ज्यादा खराब कर दिया है, मतलब एक तरीके से अपराध किया है, ठीक है, प्रकृति के साथ, कि मतलब खिलवाड़ करा है एक तरीके से, इतना ज्यादा मतलब गंदगी फैला दी है, इतना कुछ कर दिया है। तो वो कहती है कि हिमालय जो है वो मेरे लिए कविता नहीं है, एक तरीके से दर्शन बन गया है। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं पत्थरों से होकर तिस्ता नदी एक धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजलि में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा। हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं? वो कहती है उस नदी को हाथ में लिया मैंने, लेकिन हमारे यहाँ पे तो नदी को मतलब जो पानी होता है उसको हाथ में लेकर के कुछ संकल्प किया जाता है ना, कुछ बोला जाता है। वो कहती है लेकिन मैं यहाँ पर क्या संकल्प करूं? पर मैं संकल्प की स्थिति में थी ही नहीं। भीतर थी एक प्रार्थना, मतलब उनके अंदर एक प्रार्थना थी, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, सारी तामसिकताएं बह जाएं इसी बहती धारा में। रात धीरे धीरे गहराने लगे। कहती हैं कि मेरे अंदर की जितनी भी तामसिकताएं हैं, जो भी बुराइयां हैं, दुष्टताएं हैं, वो सब यहीं पर ही बह जाएं। अब धीरे धीरे रात और ज्यादा होने लगी थी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेन ने लकड़ी के बड़े खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदमी रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वैराग महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक
कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे ही देखते रह गए। मतलब एक टक उसे ही देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद। अब जैसे जैसे रात हो गई थी तो जो जितेन था उनका गाइड था, वो गेस्ट हाउस में मतलब गाना बजाने लग गया था, नाचना शुरू हो गया था। तो सारे जने इतने खुश थे ना, तो सभी नाचने लगे थे। वो कहती है कि मेरी जो सहेली थी ना 50 वर्षीय, वो भी इतनी ज्यादा मस्ती में, इतनी मादकता के साथ क्या कर रही थी, वो भी नाचने लग गई थी। और उस आनंद में उसने इतना अच्छा नृत्य किया, इतना अच्छा नाच किया कि वो एक टक उसको ही देखते रहे। कहती है कि इतना आनंद, मतलब उसके अंदर इतनी खुशी कहाँ से आई थी। लायन की सुबह बेहद शांत और सुरमय है। वो कहती है कि जब सुबह हुई थी ना उस बस्ती में, तो वो बहुत ज्यादा शांत थी, तिस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कलकल कर बहती हुई। अधिकतर लोगों की आजीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। अब जो लेखिका थी वो कहती है कि जो लायन की सुबह थी बहुत ज्यादा शांत थी। लायन के ज्यादातर लोगों की जो जीविका है, जीविका का जो साधन है वो या तो पहाड़ी आलू है, धान की खेती और शराब थे। लेखिका को वहां बर्फ देखने की इच्छा थी, लेकिन उन्हें बर्फ अप्रैल के महीने में नहीं मिली थी। वो कहती है कि मैदानी जो इलाके होते हैं, जैसे जैसे हम इस शहर में रह रहे हैं, है ना, हम अगर ऐसी जगह चले जाएं जहाँ खूब बर्फबारी हो रही है, पहाड़ है ना, बर्फ से ढके हुए पहाड़ है, तो वो तो हमारे लिए जन्नत ही है ना, एक तरीके से। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। पर यदि मैं कटाव चली जाऊं तो मुझे वहां शर्तिया बर्फ मिल जाएगी। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाव जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। अब वो कहते हैं कि वहां पे मुझे एक सिक्किमी नवयुवक मिला जिसने मुझे बताया कि प्रदूषण के वजह से यहाँ पर स्नोफॉल मतलब जो एक तरीके से कम होता जा रहा है। उसने बताया मुझे कि जो कटाव है, कटाव एक जगह है जहां पर वो कहता है कि अगर मैं चली जाऊं तो वहां पे मुझे बर्फ हालांकि मिल जाएगी। कटाव को क्या कहा जाता है, भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट बनने के कारण सुर्खियों में नहीं, मतलब वहां पर इतनी जानकारी लोगों को नहीं थी उस टाइम पे। टूरिस्ट जो थे इतना पता नहीं था उनको, तो वो टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, वहां इतने लोग जाते नहीं थे, जिसकी वजह से वो इतना फेमस नहीं हुआ था। कटाव जो लायुंग से 500 फीट की ऊंचाई पर था। अब लायुंग से वो 500 फीट की ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का वहां का रास्ता था। वो नवयुवक मुझसे बतिया रहा था, मतलब बात कर रहा था, और इसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकता पूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुडू कर लिया था। मतलब उस आदमी का कोई थैला होगा, उसमें कुछ रखा होगा, तो गाय ने आकर वो निगल लिया था। मीठी झिड़कियां देकर उसने गाय को भगा दिया था। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कटाव की ओर था। कटाव का रास्ता खतरनाक था और उस पर धुंध और बारिश जितने लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। अब वो लोग कटाव की ओर निकल गए थे। रास्ता इतना ज्यादा खराब था कि जो उनका गाइड था वो अंदाजे से ही गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर बादलों की परत थी। सब कुछ बादल में था, मतलब बादल ही बादल छाए हुए थे। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप, खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था। मतलब हम लोग, एक तरीके से खतरनाक रास्ता था तो वो लोग थोड़े शांत से हो गए थे। और फिर बारिश भी हो गई थी, एक चूक और सब खलास, मतलब कहते हैं कि जरा सा भी कुछ इधर उधर हुआ तो सब कुछ खराब, मतलब हम लोग तो गए भैया। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाजों की सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नजर पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी,
कि इफ यू आर मैरिड डिवोर्स स्पीड, कि पता अगर आप मैरिड हो तो भैया स्पीड को कंट्रोल में करके चलो। थोड़ी ही दूर आगे बढ़ेगी फिर एक चेतावनी दिखाई दी, उस पे लिखा था दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हट गया। नार्गिस उत्साहित होकर कहने लगा कि कटाव हिंदुस्तान का क्या है, स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी, उसने तुरंत प्रतिवाद किया। वो कहती है कि नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना ज्यादा सुंदर है। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वो आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं धूप में बह गई हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताजा बर्फ है, लगता है रात में गिरी है ये बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह। सब और गिरी हुई बर्फ। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी चांदी से चमकते पहाड़। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोच हो। मतलब वो ये कहती है लेखिका कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वह उछल पड़ा, अरे ये नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन होती महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। मतलब एक होता है ना कि अगर हम किसी सामने वाले की भाषा में जवाब दे तो सामने वाले को भी थोड़ा अच्छा लगता है। तो जो जितेन था उनका ड्राइवर था, जो उनका कोच था, वो भी एक तरीके से मतलब खुश हो गया कि अरे ये नेपाली कहाँ से सीखी। तिम्रो माया सैन्य मलाई सताउच, मतलब तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहु और बिखरी, यानी चारों ओर बिखरी ये बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम और झील, प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वो। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, मतलब बहुत ज्यादा बर्फ थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेट कर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे थे। मतलब जो भी और जो दूसरे सैलानी थे, जो दूसरे लोग घूमने आए हुए थे, वो भी बर्फ पर लेट कर इस नज़ारे का पूरा आनंद ले रहे थे। मेरे पाँव झनझन करने लगे थे, मतलब होता है ना सुन्न होने लग जाते हैं बर्फ में पैर। पर मन वृंदावन हो रहा था, मतलब लेकिन मन बड़ा खुश हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं। पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाव झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर, दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर से देख सकूं। संपूर्णता की उन क्षणों में यह हिम शिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखी का महामंत्र पाया होगा, अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। मतलब वो ये कह रही हैं कि लेखिका वहां के वातावरण को मतलब पूरी तरीके से अपने अंदर उतार लेना चाहती थी। उन्हें लग रहा था कि यहाँ के वातावरण ने ही ऋषि मुनियों को वेदों की रचना करने की शायद प्रेरणा दी होगी। ऐसे असीम सौंदर्य को अगर कोई अपराधी भी देख ले ना, तो वो भी कुछ टाइम के लिए मतलब एक करुणा का अवतार बन जाए, मतलब एक बुद्ध बन जाए वो भी। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का मंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की एक कविता? मतलब मिल्टन की एक कविता है जिसकी मतलब याद उनको आ जाती है एक तरीके से। तो वो अपनी जो सहेली है मणि, उससे पूछती है कि क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की कविता। पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वो एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के,
देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के रूप में त्राही त्राही मचाती है। तो ये ही बर्फ शिलाएं पिघल 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 जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। तो यहाँ पर जो मणि है, जो कि उनकी सहेली थी, उनके मन में भी दार्शनिकता उभरने लगती है। वो कहती हैं कि प्रकृति जो है वो अपने ही ढंग से सर्दियों में हमारे लिए पानी इकट्ठा करती है और गर्मियों में बर्फ शिला जो होती है वो पिघल कर एक जल धारा बनकर हम लोगों की प्यास को शांत करती है। प्रकृति का ये जो जल संचय है ना, मतलब जल का ये जो संचय होता है वो अद्भुत है। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया, जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। तो जो उनकी सहेली होती है वो कहती है कि इस प्रकार नदियों और जो हिम शिखर है ना, जो हिमालय पर्वत है, उनका हम पर कितना ज्यादा ऋण है। ये जो संसार है वो कितना सुंदर है। तभी उनके जो लेखिका हैं उनके उनको फिर से ख्याल आ जाता है उन किनका, पहाड़िनों का, जो कि पत्थरों को तोड़ रही थी। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा सफर थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियां, मतलब कुछ इक्का दुक्का फौजी थे वहां पे। ध्यान आया ये बॉर्डर एरिया है। थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा थी। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था। आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। वह हंस दिया एक उदास हंसी। आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। तभी जो सिपाही होता है वो हंसकर कहता है कि आप चैन की नींद सो सके तभी तो हम यहाँ पर इतना पहरा दे पाते हैं। फेरी भेटूला, यानी फिर मिलेंगे, कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में वैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगते हैं, हमारे ये जवान पौष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। और जिन संकरे घुमावदार खतरनाक रास्तों से गुजरने पर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए हैं। मेरे लिए ये यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरा सफर चेतना अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायूं वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताजा ताजा आया था। अब वो यहाँ पे बताती हैं कि थोड़ा और आगे जाने पर उन्हें फौजी छावनियां दिखती हैं, जो कि बॉर्डर एरिया था। थोड़ी ही दूर पर चीन की सीमा भी थी। लेखिका फौजियों को देखकर उदास हो गई थी। वैशाख के महीने में भी वहां बहुत ठंड थी। वो लोग पौष और माघ की ठंड में किस तरह रहते होंगे। वहां जाने का रास्ता जो था वो भी बहुत खतरनाक था। तो यही सारी चीजें मतलब उनके मन में थी। वो कहती है कि ये जो यात्रा थी मेरी एक तरीके से खोज यात्रा थी। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। ढेरों ढेर प्रियोता और रोडोडेंड्रो के फूल। अब ये जो है, ये क्या है, रोडोडेंड्रो के फ्लावर्स। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। यह रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों, बादलों की आंख मिचोली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा और ये भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफर। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर
घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। फिर वो कहती है क्या? विस्मय और अविश्वास से मैं उससे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? खैर, लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम रकम की जानकारी, मतलब एक एक चीज की जानकारी दे रहा था। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहां चावल की खेती होती है। तो ये सारी जानकारियां जो है उनका गाइड उन्हें देता जा रहा था। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यहाँ पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालते हुए कहा। नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तभी गंगटोक इतना सुंदर है, मैंने कहा। गंगटोक ही नहीं, मैंने गंगटोक कही। जो वो होता है उसका गाइड, वो कहता है कि मैडम गंगटोक नहीं, गंगटोक कहिए, इसका असली नाम गंगटोक है। गंगटोक का मतलब होता है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वो फिर चालू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। ये तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों के बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम ही क्या है? सौंदर्य है। मन ही मन में कहती हूँ, जीव आगे बढ़ने लगती है। तो यहीं पर ही ये चैप्टर खत्म होता है, जहाँ पर जो लेखिका है उन्होंने अपने इस यात्रा वृतांत का पूरा यहाँ पे वर्णन करा है इस पार्ट में। Do like, share, and subscribing to watching. Thank you.